मेरी प्यारी बहनों को और साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे हमारी देश और देशवासियों के हालात पे। इस पे बात करने का हमारी आधार, हमारी जो मूल रेखा, वो हम लेगी हमारी संविधान। संविधान के अंदर सब चीज़ है। इस देश के बारे में, देशवासियों के बारे में, सरकार के बारे में, चाहे कुछ भी हो, सभी के तमाम चीज़ों के बारे में हमारी संविधान के अंदर बताया गया है। और संविधान भी देखो कितना सुंदर तरीके से उसका हर एक चैप्टर लिखा है। वो शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब हम कोई भी धर्म में हो, विश्वास रखती हो, कोई भी जाति का हो, कोई प्रांत का हो, कोई भी राज्य का हो, हम सब एक है। इस शब्दों से शुरू होती है। हमारी देश एक सोवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और फिर बता रहे कि जस्टिस के, न्याय के बारे में बोल रहे। न्याय भी इस किताब के आगे लिखा हुआ है, न्याय कैसे हमें मिलेगा। और न्याय भी कहाँ, कौन सा न्याय है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीति के बारे में बताया है, न्याय के बारे में बताया है। वो न्याय हमें सुनिश्चित करने के लिए इस किताब में ही, हमारी संविधान के अंदर ही फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जो है सरकार की जो काम, सारी काम जो भी सरकार हो, वो हमारी इस न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करना चाहिए। पहले हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारी हक के बारे में, संवैधानिक हक के बारे में बताया है। फिर बता रहे कि जो सरकार हमारी जो राइट्स को, हमारी जो हक को कैसे सुनिश्चित करना है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया है हमारी संविधान के अंदर। और इसके बाद बोल रहे कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, हमारे कर्तव्य क्या क्या है देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। मैं भारतीय महिला फेडरेशन की, NFIW की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा 90% काम मैं गांव के अंदर महिलाओं के साथ है और झुग्गियों के अंदर महिलाओं के साथ है, बच्चियों के साथ है। तो इसलिए उस आधार पर हम सब अपना अनुभव, इस जो हमारी संविधान में जो बताया हुआ हक हमें कहाँ तक मिला, उसके लिए सरकारों ने क्या किया। अभी 75वां साल में, आज़ादी का 75वां साल में हमने प्रवेश भी किया है। तो इन 75वां साल के अंदर देश की महिला कहाँ है, हम देखें कि देश बहुत आगे बढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रही कि देश का कोई विकास नहीं हुआ, देश के बारे में पूरी दुनिया को कुछ पता नहीं है क्योंकि इसमें इधर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हमारी देश, भारत देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत जाने माने जो पहचानती भी है, उसका एक पहचान है। तो ऐसा जो विकास हो रहे 75 साल के अंदर, तो महिला कहाँ है इस विकास की प्रक्रिया के साथ? क्या महिला है या महिला कई और है? कोई भी देश का विकास जो बेसिक राइट्स है, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या जो एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ जनता को प्रोवाइड मिलेगा या प्रोवाइड करना ही होगा विकास यदि देश असली में हो रहे तो ये एक बात है कि ऐसा नहीं है कि हम देखें, चाहे वो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, चाहे वो जो अपना घर होने का हमारी हक के बारे में उसको देखें, काम के क्षेत्र में देखें, ये महत्वपूर्ण इस चीज़ होंगे और ये सब बेसिक राइट्स है। वो कहा कितना तक हम महिला के पास पहुंच गया है। किताब में, इस संविधान की किताब में ये सारी चीज़ें वो हमारी ज़िंदगी में कितना तक आ गया है, जो अक्षर से निकल कर हमारी ज़िंदगी में वो पहुंच गया या नहीं। आप सभी को पता है कोई भी देश का जो देश के बारे में वो कितना प्रगतिशील है,
वो कितना विकसित है, ये सारे चीज़ का निर्णय करने के लिए, जल्दी से जल्दी पता करने के लिए उस देश का, कोई भी देश हो, उस देश का जो महिलाओं को देखो उनकी स्थिति क्या है, तब पता चल जाता है कि महिला की स्थिति यदि बेहतर है तो देश भी बेहतर है, महिला की स्थिति यदि बुरी है तो उस देश का जितना भी दुनिया के अंदर नाम हो, मगर असली मायने में, असली मतलब से वो विकसित और विकास हुआ है करके हम नहीं बता सकती है। 1990 से लेके सरकार ने, हमारी देश की सरकार ने एक हमारी आर्थिक नीति में एक बदलाव लाया। तो उस मुनाफा बढ़ाने के लिए सारा पूरी दुनिया की जो पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी ताकतें अपना एक सोच बनाकर ये एक नया आर्थिक नीति लाया है। उस नई आर्थिक नीति क्या है? उस नई आर्थिक नीति का है सबसे 2-3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो है निजीकरण है, हर चीज़ निजीकरण, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो राशन हो, हर चीज़ जिस उस वक्त तक हमें आसानी से उपलब्ध हो रही थी, सरकारों ने हमें वो चीज़ हमारे तक पहुंचाने के लिए, दिलाने के लिए सरकार उसमें काम कर रही थी। वो सभी चीज़ें धीरे धीरे ये निजीकरण के ओर पर निजी व्यक्तियों को, निजी कंपनियों को देना शुरू किया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊँ ये समझने के लिए। 90 से पहले हम सभी ने उस उम्र का, मैं बता रही कि मेरा उम्र का सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर आ गया, सरकारी स्कूल में पढ़कर IAS बन गया, IPS बन गया, डॉक्टर बन गए। अभी देखेगा तो धीरे धीरे इतने साल के बाद यदि हम अपनी गांव के और थोड़ा सा आंखें खोल के यदि हम देखेगा तो हमारी सरकार स्कूल बहुत सारी गाँव से, लाखों गाँव से उसको बंद किया है। उस जगह पे बहुत सारा जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल्स के या कुछ और नाम से निजी स्कूल आ गए हैं। तो शिक्षा पूरा की पूरा एक तरफ ये निजी हाथों में, निजी व्यक्तियों के प्राइवेट सेक्टर में आ गया है। सरकार धीरे धीरे, जो सरकार का है कि ये सबको शिक्षा देने का, इस संविधान के अंदर क्या है, संविधान की एक सारा किताब एक बार हम क्या है पीस कर, निचोड़ कर यदि हम निकाल कर देखेगा तो उसमें ये पहला पेज से आखिरी पेज तक जो भी बातें बताया है उसकी संक्षिप्त में ये है कि जो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, सबसे पहला प्रहर ये नई आर्थिक नीति का हुआ है हमारी राशन के ऊपर। राशन, उससे पहले हम पूरी देश में हर परिवार में राशन कार्ड थे, और उसका खास बात है हर राशन कार्ड का जो कलर एक ही था। केरला में मेरा जो घर पे राशन कार्ड था उसका कलर, और बिहार में जो राशन कार्ड थे उस वक़्त, वो 90 से पहले दोनों का कलर, रंग एक ही था। और ये नई आर्थिक नीति आ गया, क्या हो गया, उससे पहले 90 से पहले हर चीज़ें हमें मिल रही थी, चाहे चाय की पत्ती हो, चीनी हो, और दाल हो, खाने का तेल हो, चावल हो, आटा, जो गेहूँ हो, और कपड़ा तक, तो हर चीज़ें मिल रही थी, और भी कम दामों में। क्योंकि जो सबका कल्याण, सबका जो इज्जत, ये सारा चीज़ जो सबका जो इज्जत से जीने का अधिकार होना है, तो जीना खाना खा के ही जीना है। तब सिर्फ खाना खाने का नहीं है, और वो पोषण भरा खाना भी होना चाहिए, इसलिए और दाल वगैरह उस वक़्त देती थी राशन की दुकान से। नई आर्थिक नीति आने से बाद क्या हो गया, ये सारा पंचवर्ण हो गया है, कुछ लाल, कुछ पीला, कुछ सफ़ेद, ऐसा हो गया। लाखों लोगों को, अपना परिवारों को अपना राशन कार्ड भी छीन लिया है। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे इतनी साल के अंदर अभी सिर्फ 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ और चावल का मिलने का, और कुछ चीज़ें और नहीं मिलने का हो गया है। तो ये कैसे हो गया, यही है नई आर्थिक नीति। इस नई आर्थिक नीति जो सरकार हमें ये सारी चीज़ राशन की दुकान से जनता को दिलाने के लिए
सरकार किसानों से खरीदना पड़ती थी, तो सब्सिडी देनी पड़ती थी। वो सब चीज़ से सरकार धीरे 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 इस नीति के अनुसार जो हट गई है, और ये सारा चीज़ इस वजह से कम होते आज सिर्फ 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज पे पहुंच गया है। यही है नई आर्थिक नीति, जो बहुत बड़े विद्वान लोग बहुत बड़ा चीज़ इसके बारे में बोलेंगी, मगर आम जो गांव की लोगों का ज़िंदगी में नई आर्थिक नीति का मतलब यही है। तो ये कल्याण जो जनता की कल्याण की दिशा था, जनता की कल्याण की लक्ष्य था सरकार का, वो उससे हटकर फिर जो निजी सेक्टर का, निजी लोगों का, कंपनियों का मुनाफा की ओर सरकार का ध्यान शिफ्ट हो गया। तो इस वजह से हमारी देश की महिला का भी शिक्षा से और वंचित हो गया। अभी एक रिपोर्ट हमें हाल ही में देखा है कि जो एलिमेंट्री लेवल से, जो कक्षा 1 में हम शामिल करती है, जो कक्षा 1 से लेकर 4वीं क्लास तक, उसमें से ही लगभग 5% लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, स्कूल जाना बंद करती है। फिर वो बाकी जो चलते चलते 11वीं 12वीं तक पहुंचने वक्त इसका संख्या सिर्फ 4%। 100 बच्चा क्लास 1 में एडमिशन ले लिया तो 11वीं 12वीं में पहुंचते वक्त 10 से भी कम लड़कियां रह जाती है, बाकी सब निकल जाती है। यही स्थिति है आज। 75वीं साल हम आज़ादी के 75वीं साल में पहुंच गया है। तो फिर स्वास्थ्य के बारे में क्या मैं बताऊं कि सरकार कहीं पर भी देखो इतना स्पेशलिटी अस्पताल, ये अस्पताल, आँखों की एक अस्पताल, कान की दूसरी अस्पताल, हार्ट की क्या है, हृदय की एक अस्पताल, लिवर की एक अस्पताल, पता नहीं कहा, हर एक अंग का अलग अलग अस्पताल, स्पेशलिटी अस्पताल आ गया है। मगर ये ज़्यादातर 90% अस्पताल है आज निजी क्षेत्र के अंदर है और निजी व्यक्तियों का है। उधर अंदर घुसने ही आप घुसना भी मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे आपके पैर में चप्पल है या नहीं है, और आप कैसा कपड़ा, एक पेशेंट को, एक रोगी को चिकित्सा देने वाला, ट्रीटमेंट देने वाला जगह है, उधर भी आपकी अपीयरेंस कैसे है, आप कैसा जो कपड़ा पहना, ये सब देख के ही आपको गेट के अंदर घुसने देती है। हमारी देश में अंदर जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा सा संख्या में सरकारी अस्पताल नहीं है, और सरकारी अस्पताल है तो उधर कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि पूरी ध्यान जो निजी अस्पतालों के ऊपर, उनको फ्री में मुफ्त में पानी का, उनका ज़मीन का, उनकी बिजली का, हर चीज़ से उनको लिए जो निजी अस्पतालों को हर चीज़ मुफ्त में या कम दरों में दे रही है। मगर सरकारी अस्पतालों को उधर एक कमरा भी ज़्यादा बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो ये फिर किसको इसका असर होगा, किसका ऊपर होगा? वो इस देश की आम जनता का है। तो ऐसा एक हालात है। हमारी जो कानून है, एक खाद्य सुरक्षा कानून, उस कानून के अंदर एक व्यवस्था है, वो ये है कि जो गर्भवती महिला को कम से कम 6,000 रुपया आप मिलना चाहिए प्रसव, जो मैटर्निटी एंटाइटलमेंट को लेके। ये कानून है, हमारी देश की संसद ने पास किया हुआ कानून है। और एक दिन हमारी देश की प्रधानमंत्री, हाल ही का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चैनल के माध्यम से देश को बताया कि आज के बाद जो भी महिला गर्भवती होगी सबको मिलेगी जो मैटर्निटी एंटाइटलमेंट। हम भी बहुत शौक हो गया एक इतना बड़ा एक अनाउंसमेंट कर देना। मगर इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद यही हुआ है, उन्होंने पॉलिसी बनाई सरकार ने, मोदी सरकार ने। उस पॉलिसी में क्या बताया कि आपको 5,000 कानून के तहत 6,000 रुपये मिलने का हक है, कानूनी हक है हमें। मगर इनकी ये अनाउंसमेंट के बाद मोदी जी का सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नीति बनाई है, उस नीति के तहत बोल रहे 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है।
और उससे पहले क्या होती थी, 2 प्रसव के वक्त हमें 6,000 मिलती थी। इस प्रधानमंत्री के इस घोषणा के बाद नीति बनाया, उसके बाद बोला है सिर्फ एक ही प्रसव के वक्त मिलेगा, वो भी पहला प्रसव होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला है कि माँ की उम्र 19 साल की ऊपर होना चाहिए। तो ये सरकार का जो एक सोच है, शादी के बाद 1 साल में बच्चा होगी, इसलिए 19 साल रखा है, क्राइटेरिया रखा है, मापदंड रखा है। मगर हमारे देश में 25% महिलाएं वो पहली बार माँ होती है 18 साल के पहले। तो जो नई नीति लाया है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी अंदर से एकदम से एक अनाउंसमेंट के, मीडिया के माध्यम से एक अनाउंसमेंट के, उसमें से ही 25% माँ है उस मैटरनिटी मातृत्व योजना की अंदर से बाहर, एकदम बाहर उनको बहका है। पहले ऐसा था कि एक वेलफेयर स्टेट का, सभी का कल्याण होना चाहिए, मातृत्व भत्ता भी इसलिए दे रहे, मातृत्व सहायता इसलिए भी दे रहे, उस वक़्त महिला को काम में नहीं जा पा रही है, उस वक़्त वो भूखे ना रहे, उनको अच्छा पोषण भरा खाना भी देना चाहिए उस वक़्त, इसलिए ये सारा चीज़ प्लान किया है सरकार ने। मगर इधर आके ऐसा ही बंद कर रहे हैं। और हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में महिला कहाँ है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी रिपोर्ट हो या नेशनल स्तर का भी रिपोर्ट हो या राज्य की सरकार की रिपोर्ट स्तर का रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ये बता रहे कि हमारे देश के अंदर महिला और पुरुष का बीच में जो वेतन है ना, वेतन में कोई बराबरी नहीं है। 100 रुपया पुरुषों का वेतन है तो उसी काम करने के लिए महिला को मिलेगी 60 रुपया, 40 रुपये का फर्क, और कई कुछ जगह पे मिलेगी 35 रुपया। कितना रुपया का फर्क है, इतना बड़ा जो वेतन एक ही काम में दोनों को, महिला और पुरुष को, इतना बड़ा एक ये है। और दूसरी बात कि महिला की जो काम करने वाला उम्र की महिला, उनमें से सिर्फ 19% महिला का ही काम है। यानी 100 महिला काम करने का उम्र में है, 18 से लेके 55 तक वाला उम्र है, तो उम्र वाला महिला है, तो उनमें से बिल्कुल 19% महिला को काम मिलती है। और वो भी काम कैसा है, बिल्कुल अच्छी काम नहीं मिल रही है। जो आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे वर्करों ने एक ऑल इंडिया की स्ट्राइक किया है, और हम बोल रहे हैं उनको वर्कर, मगर सरकार की तरफ से ये लोग वर्कर नहीं है, ये वॉलंटियर है। तो इसमें लाखों पूरी की पूरी महिलाएं हैं, मगर क्यों इसको वॉलंटियर के रूप में, जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर भी उन्होंने, केंद्र सरकार ने लिखित में दिया है, ये सब कोई वर्कर नहीं है, ये वॉलंटियर है। अभी आशा वर्कर को आपने देखा है कि कोविड काल के अंदर जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, सबसे पहला जनता के पास पहला कॉन्टैक्ट है। कोई भी जो हेल्थ के सेवा से, जो स्वास्थ्य की सेवा को लेके, डॉक्टर पहला नहीं, आशा वर्कर आपके पास पहले पहुंचती है। तो उसी उतना महत्वपूर्ण काम करने वाला आशा वर्कर को, आशा कर्मचारी को या आशा बहन को वर्कर की दर्जा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बच्चे और महिलाएं कुपोषित हो रही है। हमारी 1/3 महिलाएं और इससे भी ज़्यादा महिलाएं की कुपोषित है, और हमारे देश की आधा से ज़्यादा 5 साल के अंदर वाला बच्चा है, और बच्चा भी कुपोषित है। तो बच्चा कुपोषित का मतलब क्या है? बच्चा कुपोषित तो आने वाला पीढ़ी भी कुपोषित है। ऐसा एक कुपोषित पीढ़ियों को हम कैसे, हमारे देश खड़ा करने के लिए हम कैसे उनकी मदद ले सकती है? सबसे ज़्यादा महिला कृषि क्षेत्र के अंदर है। कृषि क्षेत्र के अंदर फुल टाइम होकर काम करने वाला जो पूरी वर्कर को देखेगा तो उनमें से 75% महिला है, और पूरी कृषि का जो कार्यक्रम देखेगा तो कृषि का जो सारा काम को देखेगा तो 80% काम महिलाएं कर रही है।
मगर क्या इन महिलाओं के नाम पे अपना एक जमीन का एक टुकड़ा है? हमारे पास हमारे खुद का, हम आप सोचिए सुनने वाला जो हमारी साथी, हमारी अपनी नाम पे क्या कोई एक जमीन का एक टुकड़ा है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। हमारे देश में जो अपनी नाम पे जमीन थोड़ा सा भी 1 हेक्टेयर भी जो है वो सिर्फ 10% से भी कम महिला के नाम पे है। मगर अभी भी देखो 10% महिला का भी जमीन का हक नहीं है, जमीन का अधिकार नहीं है। तो काम के क्षेत्र में भी नहीं, या ऐसा हमें बढ़ने का, आगे बढ़ने का, एक इज्जत से जीने का अधिकार पाने का, उस अधिकार से लेके आगे बढ़ने का एक ये ऐसा एक कोई चीज़ सरकार ने अभी तक, जो सरकार ने जो चीज़ें नहीं कर रहे, और ऐसा धीरे धीरे हम हर जगह से हम निष्कासित हो रही है, हमें पीछे धकेल रही है, हमें कोई कोने पे लाके रखा है। ये तमाम चीज़ों की वजह से, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य सेवा नहीं, काम नहीं है तो आमदनी नहीं, और फिर आमदनी नहीं तो अच्छी एक सोसाइटी के अंदर कोई हमें एक्सेप्टेंस नहीं, ये सारा चीज़ों की वजह से क्या होती है कि अब देख सकती है कि पिछली कुछ सालों से, खास कर जो बीजेपी की नेतृत्व वाला एनडीए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे आने के बाद यदि हम देखें, उससे पहले सब चीज़ अच्छा था, और ये नहीं मैं बोल रही है, तभी था महिलाओं के खिलाफ जो सारी उनकी अधिकार का उल्लंघन होती थी। मगर इस पिछले 7 साल से हम देखेगा तो वो उल्लंघन का एक रूप भी बदला है, और उस उल्लंघन का संख्या भी बढ़ा है, मगर उस उल्लंघन का के लिए जो करने वाले को शिक्षा भी नहीं मिल रही है। तो वो करने वाला गुनहगार, ज़्यादा से ज़्यादा गुनहगार बच जाती है, वो कानून की क्या है हाथ के अंदर नहीं आती है। ये एक नई परिस्थिति है जो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी हम प्राइम मिनिस्टर को हाथ दिखा के रास्ता दिखाने वाला जो आइडियोलॉजी है, वो जो सोच है, वो सोच आरएसएस का है। वो आरएसएस का सोच ये है कि आरएसएस मनुवाद पे विश्वास रखती है। मनुवाद पे विश्वास रखने का मतलब ये है कि महिला का जो जगह है घर का 4 दीवारों के अंदर है। महिला राजनीति में आने का कोई ज़रूरी नहीं है, शिक्षा के लिए आने का कोई ज़रूरी नहीं है, महिला कोई चीज़ों में बराबरी का हिस्सेदार होने का हक महिला का, ये सोच है मनुवाद सोच। तो उस मनुवाद सोच में विश्वास रखने वाला आरएसएस आने के बाद, जैसे मैंने बोला कि महिला के ऊपर जो अत्याचार बढ़ती ही जा रही है, और इसका रूप मैंने बोला है बदला है। पहले इतना नहीं था कि जो क्या है रेप होती थी, मगर इस प्रकार का जो जैसे हमारी दिल्ली में जो निर्भया हुआ है, और अब हाल ही में भी मुंबई निर्भया हुआ है, उस प्रकार का क्रूरता के साथ, उस प्रकार का एक हम हैरान होती है, हमें सोचते वक्त भी हमें डर होती है, उसी प्रकार का क्रूरता के साथ जो क्या है वायलेंस, जो अत्याचार महिला के साथ, पहले ऐसे नहीं थे। और वो भी जो चीज़ हम देखें, यदि दलित महिला के बारे में देखें, उनका भी कितना भयानक उनका अनुभव है। क्या मैं और बोलूं, हमारी देश 75वीं साल आज़ादी का मनाने के लिए शुरू हो रही थी, उससे कुछ दिन पहले हमने देखा इस देश की मुसलमान महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑक्शन कर रही है। लगभग 100 महिला को, मुसलमान महिला को उनकी चेहरा फोटो दिखाकर ऑक्शनिंग हो रही है। सुल्ली डील आपको पता होना चाहिए, इस देश में पूरी दुनिया की बीच में इतना बड़ा एक नाम है उस देश का अंदर 75वीं साल जो प्रवेश किया है आज़ादी का, तभी हो रही है
हमारी जो देश की मुसलमान महिला को ऑक्शन करना पब्लिकली, उसको अभी तक कोई कहीं पर भी कौन इसका गुनहगार है, वो इसमें हमें ये देखना है कि गुनहगार कैसे बच जाती है। उसका भी एक तरीका, नई तरीका अपनाया है ये जो संघ परिवार संगठन की लोगों ने, कि अभी पार्लियामेंट की सेशन, अभी मानसून सेशन चल रही थी, उस वक्त पार्लियामेंट की तुरंत बाहर बहुत सारे लोग, 500 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होके कैसे कैसे नारा लगाया पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर। मैं बता रही है, पुलिस वाले देख के खड़े हो जाती है और एक कम्युनिटी को, खास कर मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी मुल्ला का गला काटेगी और राम राम कहते जाएगी, जय श्री राम बोल के जाएगी। कुछ भी ऐसा गुनाह करे, महिला का रेप करो, उसको इतना क्रूरता से उसको मार डालो, उसके बाद आप बोलो जय श्री राम, आपका गुनाह माफ। कोई पुलिस वाला आपके पास तक नहीं आती है। यदि आ गया तो आपको ले जाके पुलिस स्टेशन में बिठा के आपको बहुत अच्छी तरीके से डिसेंटली, कोट एंड कोट, आपको सारा सुविधा, चाय वाय सब कुछ देगी, क्योंकि आपने जय श्री राम बोला है हर गुनाह के बाद। चाहे वो पहलू खान को जो हुआ है उसके बाद हो, जुनैद को जो हुआ है उसके बाद हो, या हाथरस में जो हुआ है उसके बाद हो, जो दलित लड़की का रेप और उसका डेथ भी हो गया, उसकी बॉडी कैसे माँ बाप को अनुमति के बगैर कैसे रातों रात पुलिस ने जला दिया। अभी 29 को, सितंबर 29 को 1 साल होगा। तो जय श्री राम बोलो सब कुछ। यही एक स्थिति हमारे देश के अंदर। तो एक तरफ यह है कि महिला को कहीं कोई प्रकार का एक बराबरी का दर्जे का बात ना सोचने, इसके खिलाफ सोच रखने वाला ताकतें आज सत्ते पे है। उस वक्त देश की महिलाओं की और लड़कियों का स्थिति बहुत, क्या खाना, क्या कहा जाना, किसका और कौन सी ड्रेस पहनना, किस वक्त निकलना और किसके साथ निकलना, ये सारी चीज़। मैं सिर्फ क्या खाने का बोल रहे, मैं बोलूँ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों को बोला कि आप लोग नूडल्स मत खाइए, क्योंकि वो फिर आपको जो क्या है अनवांटेड सोच, आपका गंदे गंदे सोच आपके मन में पैदा करेंगी यदि आप नूडल्स खाएगा तो। कहा है हमारी डेमोक्रेसी का, जनवाद का जो 4 पिलर, जो हमारी खंभ, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फिर जो प्रेस, ये 4 खंभ में जो 4 पिलर पे खड़ा है हमारी देश की जनवाद, देश की डेमोक्रेसी। वो चारों खंभ में महिला कहाँ है? क्या लेजिस्लेचर में महिला है? क्या एग्जीक्यूटिव में महिला है? क्या जुडिशरी में महिला है? अखबार की स्थिति क्या है? उनको कैसे डील कर रही है? 25 साल इस देश की महिला दूसरे मुद्दे के साथ महिला आरक्षण बिल पास करो 33%, इसको लेकर लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, मगर अभी भी हमें 14.4% महिलाएं हैं। तो ये इसी प्रकार देखेगा तो बहुत सारी मुद्दा, बहुत सारी इश्यूज के सामने महिला को खड़ा होना पड़ रही है, हो रही है, चैलेंज कर रही है। यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश ने के खिलाफ एक जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया था, उस वक्त भी हो इस देश की महिला खड़ा हुआ है उसके खिलाफ। तो ये सभी इस संघर्ष कैसे ये इसका भी संघर्ष का भी एक पॉजिटिव अंत तो होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो सरकार महिलाओं को एक तरफ का एक वस्तु के तौर पे, महिलाओं को एक चुनाव जीतने का एक वस्तु का तौर पे, इस वजह से उन्होंने जो उज्ज्वला योजना, अब सभी को पता है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से ये कर रहे, बहुत लाखों महिला को
चूल्हा दिया, मुफ्त में चूल्हा दिया और गैस कनेक्शन दिया बोल रहे, हाँ बहुत सारे लोगों को दिया, मैं मना नहीं कर रहे, मगर एक तरफ ये दिया और दूसरी तरफ आपने क्या किया, हर दिन हर हफ्ते ये जो गैस की दाम बढ़ाती गई। कैसे ये महिला, उनका कोविड काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर उनका काम छूट गया, पूरी परिवार के काम छूट गया, और वो कैसे सिलेंडर का दाम बढ़ती ही जा रही है, कैसे एक वक्त का रोटी बच्चों को खिलाने का उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे इतना 800 रुपया 900 रुपया जो दे के वो कैसे जो सिलेंडर खरीद सकती है। तो इसके लिए फिर हमें जो नई आर्थिक नीति जो बताया है उससे निकलने का बहुत जरूरी है। नई आर्थिक नीति, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, वो पॉलिसी हमारी देश की जनता को ये बहुत क्लेम करती है इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिवली एक्सक्लूशनरी क्लब के लिए है, वो सबको बहुमत लोगों को एक्सक्लूड कर रही है हर चीज से। तो वो एक जो हमारी जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीति को बदलना है, और बदल कर फिर हमें जो जनता की वेलफेयर को फोकस करके उसी प्रकार का जो जनपक्ष वाली, जनता की पक्ष वाली आर्थिक नीति को तैयार करके उसी के अनुसार इस देश की आर्थिक नीति होना चाहिए। सामाजिक नीति आज भी 75वीं साल में प्रवेश करने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो जाति के और धर्म के नाम पे इतना बड़ा जो भेदभाव है, और वो चीज़ को ख़त्म करना है। तो सोशल इक्वालिटी का बारे में, और वो चीज़ लाने के लिए भी हमारी, जब मैंने बोला शिक्षा सरकार की जो पब्लिक सेक्टर में ही होना है, तो सिलेबस भी उसी के आधार पर हमें चेंज करने का बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार जनपक्ष वाली फोकस, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हर प्लानिंग के अंदर कोई भी डिसीजन इस देश के लिए देश के नाम पे ले रहे, तो वो हर डिसीजन के अंदर महिला को केंद्र बिंदु बना के वो हर चीज़ को, वो हर पॉलिसी को, हर कानून को बनाने का भी, क्योंकि महिलाएं बहुत पीछे है। पार्लियामेंट और विधानसभाओं में 50% महिला को उधर जगह होना चाहिए। उसके लिए यदि रिजर्वेशन 50% का रिजर्वेशन बिल लाना है, उसको पास करना है, तो वो करना चाहिए, ताकि हमारी जनवाद, हमारी डेमोक्रेसी एक मीनिंगफुल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये जो बोल रहे हम डेमोक्रेसी के बारे में, वो डेमोक्रेसी को एक मीनिंगफुल बना के वो उधर फिर जनता की पक्ष वाली ही सारा चीज़ होगी। उसी पे हमें फोकस करके हमें आगे आने वाले दिनों में उसी प्रकार का एक डायरेक्शन से, उसी प्रकार का एक लक्ष्य से हमें सबको मिलके आगे बढ़ने का बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक पार्टी सोचेगा तो, या कोई एक संगठन सोचेगा तो ये नहीं होगा। तो टाइम डिमांड्स, जो अभी का काल ये मांगती है कि सभी जो जनवादी ताकतें, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी हो या संगठन हो, वो सबको एक साथ आने का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और राजनीतिक पार्टियां और तमाम महिला संगठन, सब लोग एक साथ आने का, विद्यार्थियों का और नौजवानों का, सब लोग एक साथ आके एक बहुत बड़ा देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश आगे बढ़े तो सब एक साथ आगे बढ़ेगी, नहीं है तो हम सब लोग बिखर जाएगी, इधर उधर होगा। हमारी आगे जाने, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का बिल्कुल संभव नहीं होगी। मेरा पूरा उम्मीद है जनता अपने अनुभव से, अपनी ज़िंदगी के अनुभव से, खास कर महिलाएं अपनी ज़िंदगी की, अपने बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव से, अपने परिवार की अनुभव की आधार पर वो लोग सोचेगी, और सिस्टम को बदलने का, और जो सत्ते को बदलने, आज सत्ते पे जो ताकतें हैं उनको बदलने का
एक बहुत अहम निर्णय लेगी, उस प्रक्रिया की ओर सब लोग मिलके बढ़ेंगी और हम लड़ेंगी और जीत आज नहीं तो कल इस देश की जनता की होगी। इस उम्मीद से मैं समाप्त करती हूँ। तमाम साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।